हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा। आज हम एक नया चैप्टर करने वाले हैं, भारत आकार और स्थिति। ये एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही ज़्यादा इजी है। इस पूरी वीडियो के अंदर हम पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। पहली और आखिरी वीडियो होगी इस चैप्टर से रिलेटेड, और इसके बाद की जो वीडियो होगी उसमें हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। हाँ, इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर्स भी ज़रूर आते हैं। तो चैप्टर हमारा है भारत आकार और स्थिति। यानी ये चैप्टर डील करेगा भारत की जो आकार है, मतलब आकार का मतलब कितना बड़ा है, कितना छोटा है, और स्थिति के बारे में बताएगा कि वर्ल्ड के अंदर ये कहाँ लाई करता है, क्या उत्तर में है, पूरब में है, पश्चिम में, कहाँ पर ये लाई करता है। तो सबसे पहले टॉपिक आपको बताएगा स्थिति के बारे में। तो अगर आपने कॉपी पेंसिल नहीं लिया तो आप इसे नोट डाउन भी ज़रूर कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसे नोट डाउन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक एक मार्क के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला आता है कि जो भारत है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित होता है। पहले मैं आपको गोलार्ध बताता हूँ क्या होता है। आपने मैथ्स पढ़ी होगी, जैसे ये सर्कल है मान लेते हैं। अगर सर्कल को हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं लगभग लगभग, तो जो जो हाफ सर्कल बनता है, मान लेते हैं अपना हाफ सर्कल बना, उसे हम क्या कहते हैं, गोलार्ध कहते हैं। अर्धगोला हम बेसिकली उसे कहते हैं ना, यही कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ऊपर का जो हिस्सा है उसे हम नॉर्थ कहते हैं, और जो नीचे का हिस्सा है उसे हम साउथ कहते हैं। नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर, और साउथ का मतलब होता है दक्षिण। तो क्योंकि हमारा जो भारत है वो उत्तर के हिस्से में स्थित है, इसीलिए हम उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। अगर वो नीचे के हिस्से में स्थित होता तो हम उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो ये देख सकते हो वर्ल्ड के अंदर, देख लो ये वर्ल्ड है, इसको लगभग दो इक्वल पार्ट्स में जो ये डिवाइड कर दिया लाइन। अब इसके जो ऊपर का हिस्सा है, तो ये देखो यहाँ पे लिखा भी है उत्तरी गोलार्ध। ऊ का मतलब उत्तरी, और दा का मतलब होता है दक्षिणी गोलार्ध। यानी भारत जो है वो इस लाइन से ऊपर है, यानी उत्तरी गोलार्ध में है। इतना तो छोटी सी चीज है, समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। आगे बात बताएं तो इसका जो मुख्य भूभाग है, तो हमें इतना तो पता चला उत्तरी भाग में, लेकिन एग्जैक्ट और बताओ कहाँ पे है। तो हम देखेंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जाओ। पहले ये अक्षांश से समझते हैं, फिर हम देशांतर भी समझेंगे जो आगे है। तो अक्षांश क्या दे रहा है, 8 डिग्री 4 मिनट। इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा क्या कह रहा है, 8 डिग्री 4 मिनट्स। ठीक है, यहाँ पे लाइन है, और ऊपर क्या है 37 डिग्री। यानी देखो यहाँ पे 36 है, तो थोड़ा ऊपर जाएंगे तो हमें 37 मिल जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट। तो यहाँ पे जो लाइंस आपको देखने को मिल रही है, कुछ ऐसी लाइंस है। ठीक है, ये वाली लाइन ये देखने को मिले, ये लेटी हुई लाइन है। इन्हीं को अक्षांश कहा जाता है। और एक ऐसी लाइन से देखो, आप एक ऐसी लाइन से देखो देखने को मिल रही है, ये वाली लाइंस आपको दिख रही है ना, ये सारी लाइंस। ये जो लाइंस है, पता है इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें देशांतर कहा जाता है। जो अक्षांश होता है इन्हें लैटिट्यूड कहा जाता है इंग्लिश में, और जो ये लंबी लाइन है इन्हें लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, और हिंदी में इसे देशांतर कहा जाता है। तो अगर हम देखें तो जो हमारा अक्षांश है वो क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक इन्हीं के लाइन में बीच में आएगा। और अगर देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट, ये देख लो 68 डिग्री 7 मिनट इस लाइन पर, और 97 डिग्री 25 मिनट्स इस लाइन पर। क्योंकि देखो ऊपर 96 है, तो 96 से थोड़ा सा आगे है, तो लगभग यहाँ तक है, तो 97 बन गया है। इतना तो हमें पता चल गया अक्षांश और देशांतर की कहाँ तक वो स्थित है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट से उत्तर देश को लगभग दो भाग बराबर भागों में बांटती है। तो ये बात ध्यान में रखना, एक मार्क में बहुत पूछा जाता है कि भारत को जो है कर्क रेखा, यहाँ पर ये देखो, अगर इन दोनों की हम बीच की लाइन निकालें, इन दोनों का अगर हम आधा बांटें, तो लगभग ये देखो ये लाइन दिख रही है ना आपको, ये वाली लाइन, ये है कर्क रेखा। तो भारत को जो कर्क रेखा है वो लगभग 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर से लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। तो इसका आप ये मेजरमेंट याद कर लेना, कौन सी डिग्री पे बांटती है। तो 23 डिग्री 30 मिनट पे दो बराबर भागों में बांट देती है। भारत की बात करें तो दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी है। तो हमें देखने को क्या मिलता है, यहाँ बंगाल की खाड़ी देखने को मिलता है, यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पे लक्षद्वीप देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें अरब सागर देखने को मिलता है, और फिर नीचे का पार्ट जो होगा वहाँ पे हमें हिंद महासागर, इंडियन ओशन देखने को मिलता है। ये देखो ना, हिंद महासागर मतलब पूरा कवर्ड है। एक चीज़ और मैं आपको डायरेक्शन बता दूं, जैसे ही होता है उत्तर नॉर्थ, यहाँ पे होता है हमारा ईस्ट, एक मिनट, ईस्ट यानी पूरब, और ये हमारा रहता है साउथ यानी दक्षिण, और उसके बाद रहता है हमारा ये वेस्ट का पार्ट जिसे हम पश्चिम कहते हैं।
ठीक है। तो ये थोड़ा डायरेक्शन होना पता होना ज़रूरी है, कई लोगों को डायरेक्शन नहीं पता रहती, तो मैंने बता दिया आप लोगों को। अब क्या कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह और अरब सागर स्थित है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अरब सागर लक्षद्वीप है। ठीक है। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु को इंदिरा बिंदु कहा जाता है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारा दक्षिणी बिंदु है, ये पूछा जाता है कि दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे इंदिरा बिंदु कहा जाता है। जो सन 2000 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया, लहरें आ गई, लहरों की वजह से वो डूब गया। तो वो दक्षिणी पॉइंट पता है कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये यहाँ देखने को मिलेगा। जो इंदिरा पॉइंट है ना, वो आपको यहाँ कहीं देखने को मिलेगा। आप इसी के साथ हमारा ये उत्तरी उत्तरी पॉइंट भी होता है, हमारा वेस्टर्न पॉइंट भी होता है, हमारा ईस्टर्न पॉइंट भी होता है। ये 3 पॉइंट आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करने हैं। पहला उत्तरा पॉइंट, जो उत्तरी लाइन है, जो उत्तरी सबसे ऊपरी छोर है, उसे किस नाम से जाना जाता है, क्या कहते हैं। जैसे हमारे ये है ना दक्षिणी बिंदु, ऐसे उत्तरी बिंदु, पश्चिमी बिंदु कौन से हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अगर आपको आंसर नहीं पता तो ऑफ कोर्स किसी न किसी ने कमेंट किया होगा और आप उससे आंसर चेक कर सकते हैं। तो चलिए, इतना तो हमने स्थिति की बात पढ़ ली। अब बात आती है आकार की, यानी उसका कितना बड़ा भूभाग है, कितना बड़ा है। तो देखा जाए तो भारत का भूभाग केवल का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो इसका ये डेटा याद कर लेना कि 32.8 लाख किलोमीटर तक फैले पड़े हम लोग। इसका क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। यानी विश्व के अंदर जितनी भी जमीन है उसका 2.4% हिस्सा हमने ले रखा है, बाकी अलग अलग कंट्रीज के पास है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल के मामले में, और पोल्यूशन के मामले पॉपुलेशन के मामले में हम चाइना के बाद आते हैं दूसरे नंबर पे। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है तथा समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। अब यहाँ पे ये देखना, पहली चीज देख लो, अब ये हमारी ये जो बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री, अगर इस बाउंड्री को हम देख, इस बाउंड्री को, ये तो नेपाल हो गया, देन यहाँ से फिर यहाँ 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 फिर इसको पूरा कवर करें तो हमारा कितना लगभग बाउंड्री मिलेगी, 15,200 किलोमीटर की बाउंड्री हमें देखने को मिलेगी। और ये जो द्वीप समूह है, ये मिलाकर हमें जो समुद्री तट रेखा वो मिलेगी 7,516। यानी ये 7,516 यहाँ से चलते जाएं नीचे आए, फिर यहाँ 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 यहाँ, और फिर यहाँ पे भी छोटे छोटे हमारे एरिया हैं, तो इनको भी जोड़ दें अगर, और लक्षद्वीप का भी यहाँ पे भी जो इनके भी एरिया को जोड़ दें, मतलब इनकी बाउंड्रीज को जोड़ दें, तो लगभग कितना बनेगा, 7,516 किलोमीटर बनेगा। तो अगर टोटल पूछे तो इन दोनों को ऐड कर देना। अगर स्थल पूछे तो 15,200 लिख लेना। अगर ये समुद्र तट या द्वीप समूह का पूछे तो ये लिख देना। अगर दोनों का पूछे पूछे कुल बताओ, भारत के कुल सीमा रेखा बताओ, तो आप दोनों को जोड़कर लिख देना। ठीक है। अगला आता है कुल सीमा रेखा। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा पूर्वी सीमा पर न्यूनतम वलित पर्वत है। इसका दक्षिण तथा भूभाग उत्तर में चौड़ा है। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया। अब इसको मैं समझा देता हूँ क्या कहा जाता है। इसमें कहा जाता है कि जो ऊपर का अपना ये पार्ट है, यहाँ पे हमें हिमालयस देखने को मिलते हैं, इस वाले इलाके में। ठीक है, इस वाले इलाके में हमें हिमालय वगैरह देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो ऊपर का जो हमारा हिस्सा है, अगर ये वाला हिस्सा देखें तो यह और चौड़ा हमें नज़र आता है। लेकिन जैसे फिर हम नीचे की साइड बढ़ते जाते हैं, हमारा हिस्सा क्या होता जाता है, भारत का चौड़ा हो जाता है। लगभग ये 22 डिग्री पे, देखो ये 20 डिग्री ये रहा, तो लगभग मान लेते हैं 22 डिग्री ये रहा ना, यहाँ तक मान लेते हैं। देख लो यहाँ तक चौड़ा है, फिर यहाँ से धीरे धीरे करके सकरा होता चला गया, पतला होता चला गया। यही बात बताई जा रही है इसमें। अब यहाँ पे पॉपुलेशन वाइज दिया गया है कि विश्व के 7 बड़े देश कौन से हैं। तो सबसे पहला रूस, कनाडा, साउथ अमेरिका, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ये सब है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश। ठीक है, ये 2015 के डेटा है। चलिए, अगर हम आगे देखा जाए तो बताता क्या है, देखिए अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। अगर हम ये देखें, एक मिनट, एक इसको मैं समझाता हूँ आपको। इसके लिए हमें ये वाली इमेज देखना पड़ेगा दोबारा से। देखिए इस इमेज में क्या बताया जा रहा है कि
अगर इन दोनों का आप, अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ पहले, अगर मैं कहूँ कि ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा आपको चौड़ा कौन सा लग रहा है, तो आप डेफिनेटली कहोगे कि सर ये वाला जो हिस्सा है ये हमें थोड़ा कुछ ज़्यादा बड़ा देखने को मिलता है। लेकिन पता है, और ये वाला हिस्सा और इन वाले हिस्से में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो इसका एरिया 2993 किलोमीटर, और ऊपर से लेकर नीचे तक की बात करें तो लगभग 3214 किलोमीटर है। डिफरेंस है, पर ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता डेटा में। लेकिन ऐसे कोई हम देखा जाए, अगर कहे कि भाई इसकी फ़ोटो दिखाओ, तो हम कहेंगे कि भाई ये वाला हिस्सा ज़्यादा चौड़ा है, दूसरा वाला हिस्सा कम चौड़ा है। इतनी बात तो आई समझ हमें। अब यहाँ पे बताया जाता है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक योम्योत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान कर लेना। क्या कहा जाता है इसको भी मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे ये आप लोगों को समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि अगर आप यहाँ पर रहते हो, फॉर एग्जांपल आप इस हिस्से में रहते हो और यहाँ पर आप जाओगे, तो लगभग इनके बीच में 2 आवर्स का आपको गैप देखने को मिलेगा, लगभग लगभग 2 घंटे का गैप देखने को मिलता है। हे एवरीवन, ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने कुछ डेटा था, जैसे कुछ कैलकुलेशन थी वो मिस कर दी थी, और ये कैलकुलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन मैं आपको पूरा एफर्ट लगाऊंगा समझाने के लिए। हम बेसिक चीज़ें पहले समझते हैं। देखो, अर्थ हमारा घूमता है। जब अर्थ अपनी ही जगह पे पूरा एक चक्कर पूरा लगा लेता है, तो हम कहते हैं कि एक दिन पूरा कंप्लीट हो गया ना। तो पूरा चक्कर लगाने का मतलब क्या होता है? 360 डिग्री घूम जाना, पूरा घूम जाना, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा घूम जाना, तो ही तो हम कहते हैं 360 डिग्री। लगभग हमारा जो अर्थ है वो एक दिन में कितना 360 डिग्री घूम जाता है, पूरा घूम जाता है। और एक दिन के अंदर कितने आवर्स होते हैं? 24 घंटे होते हैं। अगर देखा जाए कि फिर इसका मतलब आप मुझे ये बताओ कि एक घंटे में कितना मिनट कितना डिग्री घूमता है? ये तो एक दिन में 360 डिग्री घूम गया। लेकिन मुझे बताओ कि हर एक घंटे कितना डिग्री घूमता है? तो उसके लिए हमने डिवाइड कर दिया 24 को 360 से, तो हमारा आया एक घंटे में लगभग 15 डिग्री घूमता है। अब क्वेश्चन है कि अब मुझे ये बताओ कि एक डिग्री में कितने मिनट घूमता है, मतलब कितने मिनट में ये एक डिग्री जाकर घूमता है। तो फिर से हमने कैलकुलेशन की कि एक घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। तो 60 में कितना वो घूमता है? 15 डिग्री घूम जाता है। तो कहने का मतलब एक डिग्री में कितना घूमेगा? देन हम डिवाइड करें तो हमें पता चलेगा लगभग एक डिग्री घूमने में उसे कितना मिनट लगता है? 4 मिनट लगता है। अर्थ हम घूमता रहता है, हमें पता है, लेकिन वो उसका एक डिग्री होने में कितना मिनट लगा देता है? वो 4 मिनट लगा देता है। अब यहाँ इतना आ गया समझ हमें? क्लियर? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे वीडियो करिए और फिर से इसे देखिए, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है। अब होता क्या है कि अगर इस नंबर जैसे 68 डिग्री डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट्स को आप माइनस करोगे, तो लगभग आपको 30 डिग्री देखने को मिलेगा। मतलब इनके और इनके बीच का जो गैप है वो 30 डिग्री आपको देखने को मिलेगा। अब मुझे आप ये बताओ कि 30 डिग्री घूमने में अर्थ कितना समय लगाएगी? तो 30 डिग्री घूमने में लगभग एक डिग्री में 4 मिनट लगाती है, तो 30 का मतलब 120 मिनट लगाएगी। अब मुझे आस में बताओ तो एक आर में कितने एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो कहने का मतलब 120 यानी 2 घंटे लगाएगी। कहने का मतलब है कि सूरज की रोशनी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगभग 2 घंटे का समय लगा देती है, क्योंकि अर्थ ऐसे ऐसे घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, फिर जाके यहाँ पर पहुँचेगा, यहाँ पे जो रहने वाले लोगों हैं। अब होता क्या, यूं समझो, यहाँ सूरज हमारा ईस्ट है, ईस्ट में उगता है, और वेस्ट में हमारा ढलता है, यानी छुप जाता है। तो सबसे पहले जो सूरज उगेगा वो कहाँ के लोग सबसे पहले देखेंगे? क्या वो यहाँ के लोग देखेंगे या फिर यहाँ पे रहने वाले लोग देखेंगे? करेक्ट। आप सही जानते हो कि जो ईस्ट में क्योंकि सूरज उगता है, तो यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो सूरज पहले देखेंगे, फर्स्ट। फिर धीरे धीरे करके हमने पढ़ा कि दो धीरे धीरे करके घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूमते 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 2 घंटे बाद यहाँ के जो लोग हैं वो सूरज देखेंगे। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। प्रॉब्लम ये होगी
कि ये लोग तो पहला अपना काम शुरू कर देंगे। यहाँ पे रहने वाले जो लोग, ये लोग सूरज देखे, इनके लिए सुबह हो गई और ये लोग अपना काम शुरू कर दिए, स्कूल जाना, घर खाना पीना बनाना ये लोग शुरू कर देंगे। अभी बल्कि यहाँ पे रहने वाले लोग सो ही रहे होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो अभी रोशनी पहुंची ही नहीं, यहाँ पे अंधेरा है, सूरज की रोशनी तो अभी आ रही है इन तक धीरे 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 करके। देन 2 घंटे बाद सूरज की रोशनी यहाँ तक पहुंची। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ के जो लोग हैं इनके बीच में 2 घंटे का डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ? ये लोग वो 2 घंटे आगे रहेंगे क्योंकि ये लोग जल्दी उठ चुके हैं 2 घंटे पहले, और ये लोग धीरे धीरे करके अपना सारा काम कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, इस साइड रहने वाले लोग, ये लोग अपना काम का क्या करेंगे, 2 घंटे बाद शुरू करेंगे। तो इससे एक बैलेंस जो है वो क्रिएट नहीं हो पाएगा, खराब हो जाएगा। इसीलिए भारत देश के अंदर बैलेंस को क्रिएट करने के लिए हमने एक बीच की लाइन खींच दी। उसको माना जाता है मानक यमयोत्तर। ये लगभग 82 डिग्री 30 मिनट पर है। यानी ये यहाँ से आप यहाँ ट्रैवल करो या फिर यहाँ से आप यहाँ ट्रैवल करो, ये बीच का पॉइंट हमने मान लिया। सॉरी, ये रहा बीच का पॉइंट, ये रहा, मैंने अपना अलग ही बना दिया था, ये रहा बीच का पॉइंट, इसको हमने मान लिया। कहने का मतलब कि जैसे यहाँ से अगर यहाँ तक पहुँचने में टाइम लग रहा है, 2 घंटे लग रहा है, तो हम क्यों ना इन दोनों को ही चलाना शुरू कर दें और यहाँ पर लगा दें। क्योंकि इससे क्या होगा कि दोनों जो लोग हैं वो एकदम बीच पर पहुंच जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये लोग ये 2 घंटे पहले उठ जाते हैं, तो हम लोग ये कहेंगे कि तुम लोग ऐसा करो, यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनको हम ये कह सकते हैं कि भाई तुम 2 घंटे पहले उठ जाओ, ताकि इस चीज़ को मैनेज किया जा सके। और इनसे या फिर ये किया जा सकता है कि हम ऐसा भी कर लें कि 1 घंटा बोल दें कि तुम 1 घंटा पहले उठ जाओ, और इनको बोल दें कि तुम 1 घंटा सोते रहो। तो इससे 2 घंटे का गैप हमें देखने को मिल जाएगा। 1 घंटा यहाँ बच जाएगा, 1 घंटा यहाँ बच जाएगा, तो भी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। तो इस तरीके से हमने एक मानक यमयोत्तर माना, जो इसी गैप के डिफरेंस को ख़त्म कर देता है, बीच की लाइन को ख़त्म कर देता है। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ के जो ट्रैवल है उसको वो क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आया होगा। कुल मिलाकर ये आपको इतना ही समझाता है कि सूरज की किरणें यहाँ पर पहले पहुँचती हैं, इस वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो जल्दी उठ जाएंगे, और सूरज की किरणें वेस्ट में पश्चिम में लेट पहुँचेंगी तो वहाँ के लोग लेट उठेंगे। इसकी वजह से 2 घंटे का डिफरेंस देखने को मिलेगा, और प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि वहाँ के लोग 2 घंटे पहले काम शुरू कर देंगे और यहाँ के रहने वाले लोग 2 घंटे बाद शुरू करेंगे, तो दिक्कत बैलेंस बन नहीं पाएगा। तो हमने माना कि यमयोत्तर माना, बीच का रेखा मान लिया, बोल लिया तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ। इससे क्या होगा, जो टाइम हो बैलेंस बन जाएगा, जो 2 घंटे का डिफरेंस देखने को मिलता है वो बैलेंस किया जा सकेगा। उम्मीद करता हूँ ये जो टॉपिक आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अब अगला टॉपिक है भारत तथा विश्व। ऐसा छोटा छोटा टॉपिक है, इसी के साथ खत्म अपना चैप्टर। कहा जाता है भारत का भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। कि जो भारतीय भूखंड है वो एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। अगर हम एशिया महाद्वीप अपना देखें तो ये अपना एशिया महाद्वीप है। क्या कहा जा रहा है, पूर्व और पश्चिम में कहा जा रहा है। तो पूर्व का हिस्सा कहाँ पड़ता है, इस साइड, पूरब में है इस साइड, और पश्चिम का हिस्सा नीचे पड़ता है। तो लगभग इस एरिया को पूर्वी पश्चिम इलाका कहा जा रहा है। इसमें कहा जाता है कि भारत जो है वो पड़ता है उसके मध्य में स्थित है। भारत का भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, क्योंकि हमने देखा कि वो दक्षिण की साइड ज्यादा देखने को मिलता है। पश्चिम ये रहा, पूरब पश्चिम, ये रहा पूरब, ये रहा पश्चिम, ये रहा, सॉरी ये एशिया है, ये पूरब इस साइड था, पश्चिम ये रहा इस साइड का इलाका। तो इस वजह से इसे पूरा पश्चिम कहा जाता है। वो मैंने पश्चिम को नीचे बता दिया था, इसके लिए माफ कर दीजिएगा। अगला आता है हिंद महासागर में, जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों से मिलता है। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। भारत जो है बहुत ही सेंट्रिक लोकेशन में मिलता है। सेंटर में क्यों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि भारत पूरी तरीके से सेंटर में। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से इससे भी घिरा पड़ा है, इससे भी कनेक्टेड है, वो इससे भी कनेक्टेड है, और यहाँ पे सुएज कैनल खुला है तो इससे भी, यूरोप से भी कनेक्टेड है, और ऊपर से तो कनेक्टेड है। तो बीच में रहने का इसको एक अलग ही मज़ा आता है, क्योंकि बीच में रहने की वजह से आपको हर कोई कंट्री जो है वो आपको एक, कहते हैं ना, हर कोई केंद्र में आना। जैसे फोटो वगैरह खिंचवाते हैं तो हम लोग बीच में आना चाहते हैं। क्यों बीच में आना चाहते हैं? ताकि हम सबसे इक्वली कनेक्ट रह पाएँ।
दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ और पश्चिम एशिया में अफ्रीका, यूरोप के दास पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाया हुआ है। सो इसमें क्या कहा जाता है कि जो हमारा इधर का इलाका है, यहाँ पे माउंटेन्स हमारा पाया वगैरह जाता है, ठीक है। और ये इसकी वजह से हमारा जो अफ्रीका और जो यूरोप के देश है उनके साथ काफ़ी ज़्यादा हमारा रिलेशंस वगैरह मजबूत हो जाता है इस इलाके के जैसे सी है, इसके थ्रू हम यहाँ चले जाते हैं, सुएज कैनल वगैरह जो मैंने आपको बताया वहाँ ये देखो ये था, ये देखो ये किस तरीके से कनेक्टेड है। यहाँ से हम इधर की साइड भी कनेक्ट हो जाते हैं, यहाँ से हम इधर की साइड भी कनेक्ट हो जाते हैं, इधर से इधर भी कनेक्ट हो जाते हैं, और इधर से हम पीछे की साइड भी स्थल के माध्यम से जा सकते हैं। तो हम ये पाते हैं कि हम बीच में घिरे पड़े और अच्छी तरीके से कनेक्टेड हैं आस पास अपने लोगों से। हिंद महासागर किसी भी देश की तटीय सीमा रेखा भारत जैसी नहीं, इसी कारण हिंद महासागर का नाम इसके नाम पे रखा गया। भारत की देखो सीमा रेखा देखो कैसी है, ये हिंद महासागर का नाम इसी वजह से रखा गया क्योंकि इस तरीके की जो लोकेशन है वो और किसी देशों में देखने को नहीं मिलती। तो लोगों ने सोचा क्योंकि हिंद के पास है, हिंदुस्तान के पास है, तो इसका नाम हिंद महासागर रख दिया जाए, तो ऐसे इसका नाम हिंद महासागर पड़ गया। आगे आता है भारत का विश्व के साथ संबंधों से रिश्ता पुराना है। समुद्री जल मार्गों से पहले लोग भूभाग के जरिए भारत में इन मार्गों से प्राचीन समय में विचारों वस्तुओं का दान प्रदान होता था। देखो आजकल शिप्स वगैरह आ चुके, लेकिन पहले शिप्स नहीं थे, तो हमारा जो ट्रेड होता था वो स्थल मार्गों से ज़्यादा होता था। जिन जो स्थल हमसे कनेक्टेड है उनसे ज़्यादा होता था, यानी आस पड़ोस का कल्चर बहुत ज़्यादा शेयर होता था। उनका कल्चर हम अडॉप्ट करते थे, हमारा कल्चर वो अडॉप्ट करते थे। जैसे कि क्या बताया जाता है कि उपनिषद के विचार और पंचतंत्र की कहानियाँ, हमारा दशमलव प्रणाली, कपड़े और मसाले आदि, ये सब इन्हीं रास्तों से ले जाए जाते थे स्थल मार्ग के जरिए। इसके विपरीत हमें यूनानी स्थापत्यकला, पश्चिमी देश की वास्तुकला, ये मीनारे, गुंबदों का प्रभाव हमारे विभिन्न देशों में देखा गया। हमारे यहाँ पे जो पुराने पुराने आर्किटेक्चर देखने को मिलेंगे, जो डिज़ाइन देखने को मिलेगा, वो भी भारत से विदेशी देशों का आर्किटेक्चर है, जो जिनसे हम प्रेरित हुए और हमने अपने देशों में अडॉप्ट किया। हमने भी वैसा बनाने की कोशिश किया और अच्छा बहुत हमने बनाया। तो ये क्या होता है, लेन देन हमें देखने को मिलता है। भारत के जो पड़ोसी देश है, भारत में 28 राज्य हैं जिसमें 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के जो पड़ोसी देश है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ते जिसे पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी कहा जाता है, पूछा जाता है एग्जाम में, मन्नार की खाड़ी। जैसे आप ये देख सकते हो ना, ये जो रास्ता जा रहा है, ये वाला जो रास्ता, इसे ही मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। और इसी के साथ हमारे वीडियो होता है खत्म। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें वैसे ज़्यादा कुछ समझने वाला है नहीं। इसमें यहाँ पे देखो इस टॉपिक में बताया गया, ट्रेड वगैरह का बताया गया कि हम स्थल मार्ग से ट्रेड वगैरह किया करते थे, और इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेकर आऊँगा, उस वीडियो को ज़रूर देखना। अगर ये वीडियो समझ में नहीं आई है तो दोबारा एक बार इस वीडियो को देखो, कोशिश करो समझने की, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।